कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने बेसिक्स सारे डिस्कस कर लिए और उसके बाद हम पहुंच गए थे एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट में भी आपको याद होगा, मैंने अपनी संडे डाउट क्लियरिंग क्लास में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट पूरा किया था। अब जो खास प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है और जहां ये चैप्टर हमारा चैलेंजिंग हो जाता है, वो एरिया कौन सा है? वो एरिया है प्यारे बच्चों, जैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात आती है, समझे आप? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। सही कह रहे हैं आप। इसको कहने वाले डेप्रिसिएशन रिजर्व भी कहते हैं। लेकिन हमें जो याद रखना है वो ये है कि जैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ कहो या ना कहो डिफिकल्ट तो हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे समझिए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कोई चीज को जैसे एक्यूमुलेट करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं धीरे धीरे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है टोटल ऑफ ऑल द डेप्रिसिएशन टिल डेट, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स टिल डेट। तो अब जब कोई कंपनी अपनी एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को एट कॉस्ट शो करती है बुक्स में, फिक्स्ड एसेट्स शोन एट कॉस्ट प्राइस, फिक्स्ड एसेट्स शोन एट कॉस्ट प्राइस, यानी आपने सुना होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल फिक्स्ड एसेट्स should be recorded in the books of accounts at the total cost we pay for their acquisition or in order to bring them in working condition. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हमें फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर दिखाना होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर फिक्स एसेट को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसका डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दें? तो ये मीनिंग इसका कतई नहीं है। आपकी कोई भी एसेट की जो कॉस्ट प्राइस है, उसमें से जब उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब रिटन डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो आप उसको, रिटन डाउन वैल्यू, या कुछ लोग इसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी बोलते हैं। वेरी गुड, सही कहा आपने, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट। तो अब क्या होगा, जब भी मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट आएगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहूं तो मैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाऊं, राइट, या फिर मैं उसको बुक वैल्यू पे बुक्स में शो करूं। अगर मैं बुक वैल्यू में शो करूंगा तो क्या करूंगा, उसका जो भी रिलेटेड डेप्रिसिएशन होगा मैं वहीं के वहीं उसमें से माइनस कर दूंगा। देखिए, अगर ये मेरी एक बैलेंस शीट है, टी शेप बैलेंस शीट जो हम लोग क्लास 11 में बनाते थे, और मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपको कि एसेट्स में मेरे पास एक मशीन है, राइट, जिसकी वैल्यू 50,000 है और उस पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल भर का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका ये है कि उसका जो 5,000 डेप्रिसिएशन है वहीं के वहीं माइनस करके आउटर कॉलम में 45,000 लिख दूं। ये तरीका हो गया कि मैं एसेट को डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके बुक वैल्यू पे मार्केट में दिखाता हूं। तो ये हो गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और ये हो गई उसकी बुक वैल्यू। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। भाई साहब, ये बनाई मैंने बैलेंस शीट, मैंने कहा मुझे एसेट को कॉस्ट प्राइस पर रखना है तो मैं रखूंगा यहां पर मशीनरी,
उसका जो भी डेप्रीसिएशन मुझे लगाना है 50,000 का, मैं नहीं माइनस करूंगा, मैं उसे यहाँ पर लिख दूंगा 50,000, ब्रैकेट में लिख दूंगा एट कॉस्ट। और जो 5,000 मुझे यहाँ मशीनरी से माइनस करने थे उसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के नाम से 5,000। ये तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग में जिन चीज़ों को हम क्रेडिट पे माइनस करते हैं उन्हें इनडायरेक्टली हम डेबिट कर रहे होते हैं। तो राइट पे माइनस करने की जगह लेफ्ट पे प्लस कर दीजिए, या लेफ्ट पे माइनस करने की जगह राइट पे प्लस कर दीजिए। ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम होता है। तो हमने क्या किया, दो सिस्टम आपको बताए कि हम चाहें तो अपनी फिक्स्ड एसेट को ऐसे दिखा सकते हैं बुक वैल्यू पर, हम चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन जब ऐसे दिखाएंगे तो हमारी बुक में दो लेजर आएंगे, देखो मशीनरी का एक अकाउंट और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ऐसे चलेंगे तो हमारी बुक में फिर सिर्फ एसेट का ही एक अकाउंट नजर आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर आप दिखाते हो तो यू विल मेंटेन टू अकाउंट्स, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। विच टू अकाउंट बेटा, एक बार सोच के और बोल के देखो, मैं लिखूं इसके पहले आपके मन में आना चाहिए। यस, एक तो बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और एक बनाएंगे उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अगर बुक वैल्यू पे चलेंगे तो ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड। विच अकाउंट? ओनली द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब क्या होगा, जब आप ये दो अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ डेटा इस तरह से दिया जाएगा कि एक कंपनी है जिसके पास फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020। फिक्स्ड एसेट बताइए कंपनी की पिछले साल थी 10 लाख रुपए की, अब बता रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं 15 लाख रुपए की। शाबाश, 10 और 15। और बता रहे हैं कि इनका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कंपनी ने खोल के रखा है बुक्स में, उसमें लास्ट ईयर एक बैलेंस चल रहा था 1,80,000 का और अब इस साल का बैलेंस उसका 2,60,000 हो। चूंकि हमें इसे माइनस करना है तो ये ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा, यानी अगर हम इसको बुक वैल्यू में या नेट वर्थ के हिसाब से देखें, नेट ब्लॉक देखें तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स पिछले साल 820 के थे और इस बार वो 12,40,000। अगर आपको सीएफएस में इस तरह का डेटा दिया है और कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो बेटा ध्यान रखिएगा कंपनी दो अकाउंट मेंटेन कर रही है, इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग करना। और ये जो थर्ड वाला दिया हुआ है ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको इग्नोर करना। यहां से आप ये देखना कि फिक्स्ड एसेट 10 लाख से 15 लाख हो गए बेटा, तो 10 से 15 हो गए मतलब 5 लाख के नए एसेट खरीदे हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में लिख देना ले जाके। और ये जो डेप्रीसिएशन है जो लास्ट ईयर 180 था 260 हो गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम हर साल डेप्रीसिएशन लगाते जाएंगे हमारा ये जो डेप्रीसिएशन का प्रोविजन है ना प्यारे बच्चों, ये बढ़ता जाएगा। देखो ये यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहाँ 5,000 हो गया, ये एक साल का है। जब मैं अगले साल और डेप्रीसिएशन लगाऊंगा तो ये इंक्रीज होगा। तो इसमें जो इंक्रीज आता है वो कहलाता है करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन। उसे हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट में ले जाके जोड़ेंगे। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वहां हम इसे प्लस करेंगे। तो 80,000 हो गया करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। मुझसे कोई पूछे कि इसके इफेक्ट्स बताओ तो मैं क्या बताऊंगा, मैं कहूंगा इफेक्ट्स क्या आएंगे,
CFS में इफेक्ट्स क्या आएंगे, तो देखिए इफेक्ट्स इन CFS। पहला इफेक्ट मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के आपको बताना रहेगा फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, राइट, 5 लाख रुपया, इस तरह से आउटफ्लो दिखाना बेटा। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बनाओगे, जो सबसे टॉप पे बनती है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो डेप्रीसिएशन है ना, करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन ₹80,000, ये प्लस हो जाएगा पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इसको ऐड करना। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अगर इसके साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हो, बिल्कुल सही है, मान लीजिए मैंने इस तरह की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमने उसमें ऐड कर दी। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, हमने लिख दिया अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, a part of fixed assets costing ₹250,000 was sold for ₹210,000. Accumulated depreciation on this part, जो पार्ट बेचा उसकी बात कर रहा है, was ₹35,000। अब आप देखिए ध्यान से, वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने एक एसेट का पार्ट, फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस 2.5 लाख थी, उसको हमने 2,10,000 में बेच दिया। एसेट बेचने से पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो, लेकिन उसको बेचने पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखिए उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको बता रहा है 35,000। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था उसके ऊपर हम चलते हैं कि हम रख लें एसेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से माइनस कर लें उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको मिल जाएगी उसकी बुक वैल्यू या डेप्रिसिएटेड वैल्यू। तो 2,50,000 की कॉस्ट है, 35,000 उसका डेप्रिसिएशन अभी तक का लग चुका है, जब से लेके आए हैं 4 साल 5 साल 10 साल पहले, तब से आज तक का उसका डेप्रिसिएशन 35 लग चुका है। उसकी बुक वैल्यू 2,15,000 है। अब बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस, अगर ऐसी स्थिति बनती है वेयर बुक वैल्यू इज ग्रेटर, तो आपको मिलेगा लॉस। और मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, या जिसको हम बोलते हैं गेन ऑन सेल। एक बनेगा लॉस ऑन सेल, एक बनेगा गेन ऑन सेल। तो क्या होगा, मेरे एसेट की बुक वैल्यू है 2,15,000, उसको मैंने बेचा है 2,10,000 में, यानी ये वाली सिचुएशन लग रही बेटा यहाँ पर, तो मुझे 5,000 का हो गया लॉस ऑन सेल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको अकाउंट के फॉर्म में बात करूंगा। मैं बोलूंगा बच्चों फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ, तुमने क्लास 11 में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हैं, इस तरह से फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी फ्री हैंड ड्राइंग करके। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन नेचर इज, बताओ जल्दी से, रियल अकाउंट, डेबिट बैलेंस अकाउंट, डेबिट पे प्लस होगा, क्रेडिट पे माइनस होगा। जहां भी किसी का डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो अपन यहां लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए मेरे पास साल के स्टार्टिंग में 10 लाख की फिक्स्ड एसेट थी, साल के एंड में 15 लाख की फिक्स्ड एसेट नजर आ रही है।
अब ये एसेट का अकाउंट मेरा एट कॉस्ट चल रहा है। एट कॉस्ट चलने का मतलब है प्यारे बच्चों, मैं कभी भी एसेट में से डेप्रीसिएशन उसका माइनस नहीं करता। मैं उसका डेप्रीसिएशन इस तरह से एसेट को अलग दिखाता हूं, उसके डेप्रीसिएशन को अलग दिखाता हूं। तो मैंने ये जो वैल्यू है 10 लाख और 15 लाख, ये विदाउट डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन की एंट्री इसमें कभी नहीं आएगी। तो फिर डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? तो डेप्रीसिएशन के लिए मैं एक अलग अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। चूंकि ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आता है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इस कारण से तो ये यहां से शुरू होगा, क्रेडिट पे प्लस और डेबिट पे माइनस। तो यहां लिखा जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस। भैया जिस लेजर का जैसा नेचर वहां ओपनिंग बैलेंस आएगा। अगर किसी लेजर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। 1,80,000 उसका ओपनिंग बैलेंस दिया था बेटा आपको क्वेश्चन में, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,60,000 यहां पर मैंने डेबिट बैलेंस देके रखा है। क्लोजिंग उसका ओपन हुआ क्रेडिट पे, क्लोज होगा डेबिट पे। अब एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है? उसमें हमें ये कहा गया है कि जो एक फिक्स्ड एसेट है, राइट, फिक्स्ड एसेट ऑफ द कॉस्ट प्राइस 2,50,000 सोल्ड। जब फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो क्या होगा? एसेट कम हो जाएगी। एकदम सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री करना पड़ेगी। तो देखिए ये जो जो लेजर बने, अब इन लेजर में आपस में इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा। कैसे कम्युनिकेशन होगा? जो एसेट में बेच रहा हूं वो यहां है, इस अकाउंट में अपियर कर रही है, और उसका डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में अपियर कर रहा है। तो इस तरह का एक ट्रांसफर आएगा बेटा। कहां से कहां ट्रांसफर आएगा? फ्रॉम अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। यहां पर अपन लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसका जो 35,000 डेप्रीसिएशन अभी तक लग चुका है, आपको पता है ना, उसकी कॉस्ट थी 250, उस पे डेप्रीसिएशन कितना लग चुका है? 35। बुक वैल्यू कितनी बची है? 2,15,000। तो मैं पहले ये 35 यहां ट्रांसफर कर दूं, तो ये ट्रांसफर एंट्री आ गई बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के नाम से। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जैसे मैं इसका रिलेटेड डेप्रीसिएशन यहां से उठा के यहां ट्रांसफर करता हूं, ये एक बुक एंट्री कहलाती है। दिस इज जस्ट अ बुक एंट्री, नो ट्रांजैक्शन। डेप्रीसिएशन तो पता नहीं कब से लगा चुके थे हम, आज उसको उसकी सही जगह पर भेजा है ना। तो अब उसकी वैल्यू हो गई 215। हमने उसको जितने में बेचा वो लिख दीजिए बाय कैश। तो हमने उसको बेचा 2,10,000 में, और उसको बेचने से हमें हुआ है लॉस ऑन सेल, वो हो गया 5,000 का। इस तरह से हमने ये तीनों चीजों को अगर ऐड करके देखा तो दे विल बी इक्वल टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट के तीन पार्ट हो गए, डेप्रिसिएशन, कैश रियलाइज, लॉस और प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा इस तरफ, टू गेन ऑन सेल, राइट। और लॉस होगा तो बाय लॉस ऑन सेल, क्योंकि लॉस से उसका वैल्यू कम होता है। अब इतना करने के बाद हम इन दोनों अकाउंट्स को प्यारे बच्चों बैलेंस करते हैं, राइट। बैलेंस करने का मतलब है हमें इनका दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ क्रेडिट का टोटल हो रहा है 17,50,000, जबकि डेबिट पे सिर्फ 10 लाख है। तो यहाँ पर 7,50,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। आपको पता है फिक्स्ड एसेट में जब डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में बात करी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत सारे वीडियोस हैं, रेफर करके देखिएगा। तो जब इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज्ड टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। तो क्या होगा इसका इफेक्ट? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो चला जाएगा। जितने में आपने बेचा ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो हो जाएगा।
लॉस आपका नॉन कैश एक्सपेंस हो जाएगा, राइट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। और इसी तरह से आप जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बैलेंस करोगे तो सोचो, अगर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस 180 था, कोई एसेट बेची, उसका 35,000 डेप्रिसिएशन निकल गया, तो उसका बैलेंस तो और कम होना चाहिए, यहाँ तो बढ़ के आ रहा है। डेबिट टोटल देख रहे हैं तो 295 है और क्रेडिट में खाली 180, तो यहाँ पर 1,15,000 का क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर बाय डेप्रिसिएशन, या बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन ये है क्या, ये है करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। इसको हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, जब इस टाइप का एडजस्टमेंट आएगा तो आपको 4 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4 इफेक्ट्स देखिए। इफेक्ट नंबर 1, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना बेटा। एक फिक्स्ड एसेट अपन ने बेचा, कितने में बेचा, 2,10,000 में बेचा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदा भी हमने, अभी अपन ने अकाउंट बनाया था, 7,50,000 का फिक्स्ड एसेट परचेज किया। फिर बेचने पे लॉस हुआ, उसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल। और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन भी हमने आइडेंटिफाई किया, तो लॉस ऑन सेल आया 5,000, करंट ईयर डिप्रिसिएशन आया था हमारा 1,15,000। इसको हम इन्वेस्टिंग में इनफ्लो दिखाएंगे, इसको हम इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखाएंगे, क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब पैसे गए। और इन दोनों को हम पीबीटी में ऐड करेंगे, क्या नाम से, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जोन में। तो जब इस टाइप के ये एडजस्टमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत केयरफुली बिहेव करना पड़ता है कि भाई साहब हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज का क्या इफेक्ट आएगा।